नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके पहले वीडियो में समझ चुके हैं कि क्या होता है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, और पावर शेयरिंग पर हम लोग एमसीक्यूज कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं फेडरलिज्म का, और इसके बाद हम लोग इस फेडरलिज्म के बारे में जो हमारे एमसीक्यूज आने वाले हैं, है ना, इस एमसीक्यूज को करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो की, और इस वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि सर ये फेडरलिज्म क्यों जरूरी है या फेडरलिज्म क्या होता है। हमारा जो टर्म 1 है, टर्म 1 जो हमारा बोर्ड ले रहा है एमसीक्यूज का, है ना, तो इसमें क्या है कि आप जितने अच्छे से रिवीजन करें, और जब मैं अगला वीडियो आप लोग को डालूंगा एमसीक्यूज का, तो वहां पे आप करके आप वहां पे बैठें उस वीडियो को लेकर के, और अपने से कोशिश करें कि कितने क्वेश्चंस को आप कर पाते हैं। और मैं इसका डिस्कस है ना, डिस्कस जो होता है वीडियो, उसको हम लोग डिस्कस करके एक एक पॉइंट को बताते जाएंगे। तो चलिए आज का इस रिवीजन को हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के फेडरलिज्म को। सबसे पहले टर्म हमको पढ़ना है कि सर फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म एक तरीके का गवर्नमेंट है ना, एक क्या है, गवर्नमेंट है, जो कि क्या करता है सर, इसमें सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी, इस दो भागों में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं इसको, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसमें दो सिस्टम, जब हमारी पूरी सरकार की ताकत दो भागों में डिवाइड हो, तो उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। यानी यहां पे क्या लिखा गया है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी। ये आपका सेंट्रल अथॉरिटी है ना, और ये आपका है स्टेट अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी, तो ये है सेंट्रल अथॉरिटी और ये है स्टेट अथॉरिटी। ये दोनों मिलकर देखिए प्लग लगा रहा है, और यहां से पावर जनरेट होगा, और यही पावर हम लोगों पे अप्लीकेबल होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की चर्चा करेंगे। क्या है की फीचर्स? तो सबसे पहले पता चलता है सर, फेडरलिज्म जो है वो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होता है, ठीक, और जो इंडिपेंडेंट पावर है वो अपना अपना पावर दोनों यूज करता है। उसके बाद क्या है कि डुअल सब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब सेफ गार्ड, प्रमोट यूनिटी कंट्री, ये सब के बारे में, एकोमोडेट विथ रीजनल डाइवर्सिटी, ये सब के बारे में फेडरलिज्म में बातें होगी। अगर हम लोग आइडियल फेडरलिज्म की बात करें, फेडरलिज्म सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो होता है वो एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, आर्गूमेंट होते हैं कि साथ साथ कैसे रह सकते हैं, इस तरीके से बातें की जाती है। बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन या स्टेट गवर्नमेंट। देखिए फेडरलिज्म को दो तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले को हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म उस तरीके के फेडरलिज्म को कहा जाता है जहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट आपस में साथ साथ आए और एक बिगर यूनिट का निर्माण करते हैं। यानी कि देखो, एक छोटे छोटे यूनिट जो है वो आपस में आए, और इन्होंने आपस में एक सहमति बनाई कि सर हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो बड़ा यूनिट होगा ये हमारा कहलाएगा क्या, कमिंग टुगेदर, है ना। इसका एग्जांपल जैसे आप यूरोपियन यूनियन का नाम सुने होंगे, है ना, यूरोपियन यूनियन हो गया या यूएसए हो गया, तो ये सब क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, और ये आपस में साथ आकर के एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर। इसमें क्या है कि सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए भी किया जाता है या इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है, सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये सब चीजें की जा सकती है। उसके बाद आता है कि ऑल कंस्टिट्यूट हैव इक्वल पावर। इसमें क्या है कि सभी जो कंस्टिट्यूट्स हैं, जो उसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे हम लोग इस यूनिट सब की बात कर रहे हैं, तो ये सभी जो यूनिट है सर, ये सबके पास क्या होता है, अपना पावर होगा, है ना, इसके पास अपना पावर होगा, ये सब अपने पावर से काम करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कमिंग टुगेदर के एग्जांपल है। उसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा,
लार्ज कंट्री, यहाँ पे एक लार्ज कंट्री होगा और ये अपना पावर से दूसरे छोटे छोटे यूनिट्स को कंट्रोल करेगा, है ना, छोटे छोटे यूनिट्स को ये कंट्रोल करेगा। तो ऐसी स्थिति को अगर हम समझें तो इसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। क्या है? लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट एंड सेंटर। यहाँ पे क्या है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होगा इन कंपेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा कम पावरफुल होगा। सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट ऑफ फेडरलिज्म हैज अनइक्वल पावर। जैसे आप देखते होंगे कि इंडिया के अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टेटस है। जैसे कोई क्या है, यूटी है ना, किसी को हम लोग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए हैं, किसी यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर होते हैं और किसी में होते हैं डिप्टी गवर्नर। उसी तरीके से अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ स्टेट भी अलग अलग तरीके से होते हैं, सभी में चीफ मिनिस्टर होगा। अब इसमें देखोगे कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है और कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट में होगा, ये कॉमन है। तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग पावर होंगे। इसका एग्जांपल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इस तरीके से। आगे बात करते हैं कि इंडियन जो यूनियन गवर्नमेंट होगा, यूनियन गवर्नमेंट को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, इससे नीचे एक गवर्नमेंट काम करती है जिसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूनियन गवर्नमेंट मेन पावर होगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसके सबऑर्डिनेट होंगे, है ना। और इस स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम 3 टियर की बात करें तो यहाँ पे ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत का सबसे छोटा यूनिट होता है वार्ड, है ना। वार्ड जो बहुत सारे वार्ड मिलेंगे तो ये क्या बनाएगा? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और ये ग्राम पंचायत बनाएंगे क्या? ब्लॉक। ये ब्लॉक क्या बनाएगा? सब डिवीजन। और ये सब डिवीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मूले पर आ जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। वार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग चुने जाते हैं, एक तो पंच चुने जाते हैं और एक चुने जाते हैं वार्ड मेंबर, है ना, एक चुने जाते हैं वार्ड मेंबर। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो पंचायत समिति, है ना, पंचायत समिति, उसके बाद मुखिया, है ना, और एक होता है सरपंच, सरपंच। उसी तरीके से अगर ब्लॉक लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक व्यक्ति चुना जाएगा जिसको कहते हैं जिला परिषद, है ना। तो आपको क्या देखेगा? शॉर्ट टर्म से ही, वार्ड से ही आपको पता चलेगा कि सर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर यहाँ पे काम करते हैं। जैसे अगर ब्लॉक के हेड की बात करें तो वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये ओवरऑल होता है। उसी तरीके से अगर एजुकेशन की बात करें तो बीईओ साहब होते हैं, है ना, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, ये एक ब्लॉक के लिए काम करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग सब डिवीजन की बात करें तो वहाँ पे होता है एसडीओ, है ना, सब डिविजनल ऑफिसर। उसी तरीके से तो इसमें क्या पता चलेगा आपको कि यहाँ से लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन दोनों काम करता है। और आप अगर जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी में सबसे छोटा जो शेयर होल्डर है उसको कहते हैं पंच, और ये होता है सरपंच, है ना। ये दोनों लेजिस्लेशन के एग्जाम्पल है, लेकिन जुडिशरी को मेंटेन करते हैं। उसी तरीके से अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर दें, है ना, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा सर कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ पे कैसे सिस्टम काम करेगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये अर्बन, है ना, और रूरल, ये दोनों के लिए स्पेशल है। अर्बन के लिए अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन के मुताबिक इसको सबसे पहले हम लोग नगर पंचायत में बांटते हैं, है ना, नगर पंचायत। उसके बाद होता है नगर परिषद, है ना, नगर परिषद। और उसके बाद जो तीसरा पोजीशन है वो कहलाता है नगर निगम, है ना, नगर निगम। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि वार्ड का चुनाव होगा सर, ये वार्ड का चुनाव होगा और वार्ड जो है आपस में किसको चुन लेंगे? मेयर को, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अर्बन एरिया का और रूरल एरिया का अलग अलग बाद में बात करेंगे।
अब आता है कि सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, तो दोनों का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जिस चीज के बारे में पढ़ेगा या जिस चीज के बारे में पावर अप्लाई करेगा उसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट, है ना, उसको क्या कहा जाता है? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होगा? वो ऐसे सब्जेक्ट्स को लिए जाते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है ना। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और वो लॉ पूरे भारत में, समझ गए, होल इंडिया में अप्लाई होगा, ठीक। उस जिसमें क्या आता है? डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सभी चीजें जो है वो यूनियन लिस्ट में आएगा। अगर इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज पूछा जाएगा तो वो आपको इसी से पूछा जाएगा। ये जो एमसीक्यूज का भंडार है ना, इसमें आपको पूछ देगा कि बैंकिंग किस में आता है जी, है ना, बैंकिंग किस में आता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक पे अभी आप लोग थोड़े ज्यादा फोकस होकर देखिएगा, है ना। एक तो सभी बच्चे का एक प्रॉब्लम हम क्या देखते हैं कि आप व्यू देने के लिए एक वीडियो को देख लेते हैं जबकि इससे आपको कुछ आउटपुट नहीं निकलता। तो हमारा कोशिश है कि आप इसको अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक ये चीजें समझ में नहीं आ जाती तब तक देखते रहें। और आप क्या करें कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन, है ना, कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में बोले, हम अगले वीडियो में उसका डिस्कशन कर देंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में वैसे प्रत्येक चीजों को रखा जाता है जिसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, यानी वैसा सब्जेक्ट जिसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो और वो स्टेट इंपॉर्टेंस की चीजें हो। स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉ बना सकती है और लॉ जो होगा वो पार्टिकुलर स्टेट में लागू होगा, है ना, ये पार्टिकुलर स्टेट में लागू होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती है, ये सब इसमें होती है स्टेट गवर्नमेंट में। अब है कि कुछ चीजें ऐसी है सर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके हम लोग कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, है ना। इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, ये दोनों इसके लिए काम करेंगे। तो वैसा है जो ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट इज कॉल्ड कनकरेंट लिस्ट। तो कनकरेंट लिस्ट में उसको लाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों के इंटरेस्ट की चीजें हो। जैसे इसमें स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों अपना लॉ बना सकती है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन, सक्सेशन, ये सभी चीजें, है ना, ये सभी चीजें जो है वो कनकरेंट लिस्ट में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। देखिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर वो कब लागू हुआ है? तो 1950 में। और 1950 के बाद इंडिया में बहुत सारे चीज आए जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर में चर्चा नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना, ये जो अभी आप अभी 4G देख रहे हो, ये क्या है? मोबाइल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। तो ये सभी 1950 के बाद आए इंडिया में, उस समय तो थे नहीं। तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर उसी चीज को मेंटेन किया होगा जो उस समय का प्रॉब्लम्स होंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना, या वैसी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट के बाद आया है उसको हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में रखते हैं, है ना। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ही इसके लिए लॉ बनाएगा, कैसे काम करेगा, वो सब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है। अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसा लगता है सर कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है सर, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो साफ साफ लिखता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट। भारत जो है वो संघों का राज्य है ना। तो यूनियन ऑफ अ स्टेट का मतलब होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी और यहाँ पे अलग अलग स्टेट होंगे जो कि अलग अलग सभी के पास अलग अलग स्टेटस होगा, है ना, सभी अलग अलग स्टेटस के साथ काम करेंगे। तो ये बताता है कि इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। अब बात करते हैं चेक एंड बैलेंस की। देखिए चेक एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है सर कि जब कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा कि पावर का मिसयूज होने लगता है। और जब पावर का मिसयूज होने लगेगा तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या, इसमें क्या जरूरी है, चेक एंड बैलेंस की। अब देखिए इसमें हमारे 3 पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर कोई नियम
लेजिस्लेशन बना देती है ना, अगर लेजिस्लेशन कोई नियम बना देती है और जुडिशरी को लगता है कि ये नियम गलत बनाया गया है ना, या यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो जुडिशरी है वो उस चीज़ों को पलट सकती है। उसी तरीके से अगर जुडिशरी को अगर कोई नियम बनाई है ना, कोई लॉ इन्फोर्समेंट की है, तो ऐसे स्थिति में उसको लेजिस्लेशन क्या करेगी, पलट देगी। जैसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि 2-3 साल पहले है ना, जो SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट, इसमें क्या है कि अगर कोई आदमी कंप्लेन कर दे, है ना, अगर कंप्लेन कर दे तो जुडिशरी का कहना था कि DSP लेवल का सर पहले वहां पे जांच होगी, उसके बाद उस पर बातें होगी, ठीक। लेकिन एग्जीक्यूटिव क्या किया था, उस नियम को चेंज कर दिया था। आगे बात करते हैं हम लोग पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को डिटरमाइन करता है कि शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है कि एनी चेंज ऑफ इट्स है द फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ हाउसेस। अगर कोई चेंजेज करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगर कोई चेंजिंग करना है तो सबसे पहले उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना होगा, और लोकसभा और राज्यसभा में जब पास होगा तो कितना होना चाहिए, कम से कम 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो, है ना, 2/3 मेजोरिटी के साथ वो पास हो। तो ऐसे स्थिति में क्या देखोगे कि जब जो दोनों सभा में पास हो जाएगा तब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तभी वो नियम लागू हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी भी हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सभी चीज़ों को ओवरलैप करने में, ये सभी को वो देखेगा। अगर किसी भी चीज़ में, जैसे स्टेट के बीच में या स्टेट सेंटर के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट्स आ जाता है, कुछ विवाद हो जाता है, तो इसके लिए हमारा जुडिशरी है जो उस पर फैसला ले सकती है। बात करते हैं कि हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट, है ना, लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, बहुत सारा स्टेट जो है सर उसका लैंग्वेज के आधार पे गठन किया गया है, यानी वो स्टेट हुआ किसके आधार पे, तो लैंग्वेज के आधार पे। जैसे महाराष्ट्र, है ना, मराठी जो लोग बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र, गुजराती जो बोलते थे उनके लिए गुजरात, है ना, गुजरात। उसके बाद होता है लैंग्वेज पॉलिसी। भारत में कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं है। यहाँ पे हिंदी को और इंग्लिश को, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा है ना। और इसके बाद 24 लैंग्वेज ऐसे हैं जिसको कि रखा गया शेड्यूल लैंग्वेजेस में। अब आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अगर सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कोई डिस्प्यूट्स आता है तो इसके लिए लेजिस्लेचर जो हमारा जुडिशरी डिपार्टमेंट है वो देखेगा। अब बात करते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए, अगर पावर कंसंट्रेट हो रहा हो सेंट्रल लेवल पर, है ना, अगर कंसंट्रेट हो रहा हो सेंट्रल लेवल पर तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, और जब इसको तोड़ा जाए तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या देखेंगे, when power is taken away from central government and state government and give to the local government is called decentralization। इससे क्या होता है जी, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मोटिवेट होते हैं लोग, है ना, प्रमोट डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, है ना, कंट्रोल ऑफ सुपरविजन, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल्स। तो ये सब चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। अब बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट में हम तो आपको बता चुके हैं कि लोकल गवर्नमेंट को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो म्यूनसिपैलिटी कहलाता है और दूसरा पंचायत कहलाता है। पंचायत में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट और विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में बात किए थे वार्ड की, यहाँ पे बात किए थे ब्लॉक लेवल की, और ये था डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से म्यूनसिपैलिटी की अगर हम बात करें तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ये 3 तरीके से इसको बांटा जाता है। थैंक यू। आप अगर इस वीडियो को पूरा अभी अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट में भी अगर आप आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि हमने देखा है कि
45% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, बाकी जो बचे हुए हैं, है ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें बूस्ट करता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं हूं अजीत कुमार, आपका एसएसटी और साइंस मेंटोर। साइन आउट।